लीजिए सुनिए महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से रणजीत सिंह की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भारत के पुराने शासकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस पर यूरोपीय ऐतिहासिकों और अन्वेषकों ने इतने विस्तार के साथ आलोचना की हो जितना पंजाब के महाराज रणजीत सिंह पर। उनके चरित्र और स्वभाव, उनकी न्यायशीलता, उनके शौर्य और पराक्रम, उनकी प्रबंध पटुता, उनके उत्साहपूर्ण आतिथ्य सत्कार और अन्य गुणों तथा विशेषताओं के संबंध में प्रतिदिन इतनी वार्ताएं प्रसिद्ध होती थीं कि यूरोप के मन चले ग्रंथकारों और पर्यटकों के मन में अपने आप ये उत्सुकता उत्पन्न हो जाती थी कि चलकर ऐसे विलक्षण और गुणगरिष्ठ व्यक्ति को देखना चाहिए, और उनमें से जो आता वो महाराज के सुंदर गुणों की ऐसी गहरी छाप दिल पर लेकर जाता जो उनकी सराहना में दफ्तर के दफ्तर रंग डालने पर भी तृप्त न होती थी। सिराजुद्दौला, मीर जाफर और अवध के नवाबों का हाल पढ़ पढ़कर यूरोप में आम ख्याल हो गया था कि भारत में ये योग्यता ही नहीं रही कि ऊंचे दर्जे के राजनीतिज्ञ और शासक उत्पन्न कर सके। अधिक से अधिक वहां कभी कभी लुटेरे सिपाही निकल खड़े होते हैं और बस। पर महाराज रणजीत सिंह के व्यक्तित्व ने इस धारणा का बड़े जोर के साथ खंडन कर दिया और यूरोप वालों को दिखा दिया कि विभूतियों को उत्पन्न करना किसी विशेष देश या जाति का विशेषाधिकार नहीं है, किंतु ऐसे महिमाशाली पुरुष प्रत्येक जाति और प्रत्येक काल में उत्पन्न होते रहते हैं। और यद्यपि रणजीत सिंह के अनेक चरित्र लेखकों पर इस सामान्य कुधारणा का असर बना है और उनके चरित्र का अध्ययन करने में वो इस भावना को अलग नहीं रख सके, फिर भी महाराज की अपनी खास खूबियों ने जो कुछ बरबस उनकी लेखनी से लिखवा लिया वो इस बात को प्रमाणित कर देता है कि 18वीं सदी में नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उस परिस्थिति को देखते हुए जिसके भीतर रणजीत सिंह को काम करना पड़ा, कह सकते हैं कि शायद नेपोलियन में भी वो योग्यताएं न थीं जो महाराज से व्यक्ति में एकत्र हो गई थी। फ्रांस स्वाधीन देश था और वहां के दार्शनिकों ने जनसाधारण में प्रजातंत्र के विचार फैला दिए थे। नेपोलियन को अधिक से अधिक इतना ही करना पड़ा कि मौजूद और तैयार मसाले को इकट्ठा कर उससे एक इमारत खड़ी कर ली। इसके विपरीत भारत कई सौ साल से पीसा कुचला जा रहा था और रणजीत सिंह को उनसे निपटना पड़ा जो लंबे अरसे तक भारत के भाग्य विधाता रह चुके थे। निस्संदेह सेनापति के रूप में नेपोलियन का पद ऊंचा है, पर शासन प्रबंध की योग्यता में महाराज रणजीत सिंह उससे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। यद्यपि उनका स्थापित किया हुआ राज्य उनके बाद अधिक दिन टिक न सका, पर इसमें स्वयं उनका कोई दोष नहीं। इसकी जिम्मेदार वो आपस का बैर और फूट है जिसने सदा इस देश की दुर्दशा कराई और जिसे महाराज रणजीत सिंह भी दिलों से दूर कराने में सफल न हो सके। रणजीत सिंह के जन्म और बचपन का समय भारत में बड़ी हलचल और परिवर्तन का काल था। वो सिख जाति जो गुरु गोविंद सिंह के दिलो दिमाग से उपजी थी और कई शहीदों ने जिसे अपने बहुमूल्य रक्त से सींचकर जवान किया था, साहस और वीरत्व के मैदान में अपनी पताका फहरा चुकी थी। सन 1792 ईस्वी से जब सिखों ने सरहिंद का किला जीता और जिसे अहमद शाह अब्दाली भी उनसे न छीन सका, सिखों का बल प्रभाव वृद्धि पर था। पर ये जातीय भाव जो कुछ दिनों के लिए उनके हृदयों में तरंगित हो उठा था, विदा हो चुका था। दलबंदी का बाजार गर्म था और कितनी ही मिसलें कायम हो गई थीं जिनमें दिन रात मारकाट मची रहती थी। जिस विशेष लक्ष्य को लेकर सिख जाति उत्पन्न हुई थी वो यद्यपि कुछ अंशों में पूरा हो चुका था, पर उसकी पूर्ण सिद्धि को पहले ही खुद उन्हीं में फूट फैलाने वाली ताकतों ने जोर पकड़ लिया और मुख्य उद्देश्य उपेक्षित हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत में मुल्क की हालत बिल्कुल नाजुक हो रही थी। निरंकुशता और उच्छृंखलता का राज था। जिस किसी ने कुछ लुटेरे सिपाहियों को जमा कर एक दल बना लिया, वो अपनी किसी कमजोर पड़ोसी को दबाकर अपनी 4 दिन की हुकूमत कायम कर लेता था और कुछ दिन बाद उसे भी किसी अधिक बलवान व्यक्ति के लिए जगह खाली करनी पड़ती थी। ना कोई कानून था, ना कोई सुव्यवस्थित शासन। शांति और लोकरक्षा अनाथ बच्चों की भांति आश्रय ढूंढती फिरती थी। हर गांव का राजा जुदा, कानून जुदा और दुनिया जुदी थी। भाईचारा सिख वंश की एक प्रमुख विशेषता है, और केवल वही क्या, सभी धर्मों मजहबों में मानव बंधुत्व की शिक्षा विद्यमान है। ये शिक्षा उच्च और पवित्र है।
किसी आदमी को क्या हक है कि दूसरों को अपना अधीन बनाकर रखे और उनके अस्तित्व से खुद फायदा उठाए। संसार के सुखों में हर आदमी का हिस्सा बराबर है। सिख जाति ने जब तक इस भाव का आदर किया, इसे बरता और इसका अनुसरण किया, तब तक उसका बल बढ़ता गया। पर जब अहंकार और स्वार्थ पड़ता, लोभ और दंभ ने सिखों के दिलों में घर कर लिया, धन और अधिकार की चाट पड़ी, तो भाईचारे के भाव को गहरा धक्का पहुंचा, जिसका फल ये हुआ कि राज्यों की स्थापना हो गई और भाई भाई में मारकाट मचने लगी। गुरु गोविंद सिंह ने भाईचारे का जोश पैदा किया, पर उस पारस्परिक सहानुभूति का बल न उत्पन्न कर सके जो भाईचारे के कवच का काम करता है। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 ईस्वी में गुजरानवाला में हुआ था। आम ख्याल है कि उनके पिता एक गरीब जमींदार थे, पर यह ठीक नहीं है। उनके पिता सरदार महान सिंह सकरचकिया मिसिल के सरदार और बड़े प्रभावशाली पुरुष थे, पर 27 वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधार गए। रणजीत सिंह उस समय कुल जमा 10 साल के थे और इसी उम्र में उनके सिर पर भयावह जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। परंतु अकबर की तरह वो भी प्रबंध और संगठन की योग्यता माँ के पेट से लेकर निकले थे और इस 10 वर्ष की वय में ही कई लड़ाइयों में अपने पिता के साथ रह चुके थे। एक दिन एक भयानक युद्ध में वो बाल बाल बचे, मानो उनका शैशव रणक्षेत्र में ही बीता और युद्ध के विद्यालय में ही उन्होंने शिक्षा पाई। 8-10 साल का बच्चा, उसकी आंखों से नित्य मारकाट के दृश्य गुजरते होंगे। कुटुंब के बड़े बूढ़ों को चौपाल में बैठकर किसी पड़ोसी सरदार पर हमला करने के मंसूबे बांधते या किसी बलवान सरदार के आक्रमण से बचाव के उपाय सोचते देखते रहना, ये अनुभव उसके कोमल संस्कारग्राही चित्त पर क्या कुछ छाप न छोड़ जाते होंगे। परवर्ती घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि ये अल्पवयस्क बालक तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभावान था और जो शिक्षाएं उसे मिली उसके जीवन का अंग बन गईं। उसने जो कुछ देखा शिक्षा ग्रहण करने वाली दृष्टि से देखा। 12 वर्ष की अवस्था में वो सकरचकिया मिसिल के सरदार करार दिए गए और 20वें साल में कुछ अपनी बहादुरी और कुछ जोड़ होड़बाजी से लाहौर का राजा बन बैठा। इसका वृत्तांत मनोरंजक है। सन 1798 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पोता अपने दादा के जीते हुए प्रदेशों पर अधिकार स्थापन के इरादे से हिंदुस्तान पर चढ़ा और लाहौर तक चला आया। उसका विचार था कि टिक्कर संबद्ध स्थानों से खिराज वसूल करे, पर इसी बीच उसे स्वदेश में विप्लव की खबर मिली। घबरा कर लौटा। झेलम बाढ़ पर थी, बार बरदरी का इंतजाम खराब, उसकी कई तोपें उसके साथ न जा सकी। संयोगवश रणजीत सिंह वहीं पास में ही थे। शाहजमा से मिले तो उसने कहा, अगर तुम मेरी तोपें फारस भिजवा दो तो इसके बदले मैं तुम्हें लाहौर दे दूंगा। रणजीत सिंह ने यह शर्त बड़ी खुशी से मंजूर कर ली। यद्यपि शाहजमा का ये वादा कोई अर्थ न रखता था और रणजीत सिंह स्वयं शक्तिशाली न होते तो उससे कुछ भी लाभ न उठा सकते, पर उनके निजी बल और प्रभाव पर इस प्रतिज्ञा पर दोहरी चाशनी चढ़ गई। इसके थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया और अब उनकी शक्ति और दबदबे के आगे सब मिसलें धूमिल पड़ गईं। यूरोपीय वृत्त लेखकों ने रणजीत सिंह पर स्वार्थपरता, विश्वासघात, निर्दयता, बेवफाई आदि के दोष लगाए हैं और उनके फतवे किसी हद तक सही भी हैं। राजनीति में पुराने आचार्यों ने भी थोड़ी बहुत चालबाजी और कठोरता की इजाजत दी है, जिसे दूसरे शब्दों में बेवफाई और बेरहमी कह सकते हैं। इन उपायों के बिना राज्य का नवरोपित बिरवा कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। रही स्वार्थपरता की बात, सो ये दोष हर आदमी पर सामान्यतः और हर एक राजा पर विशेषतः घटित हो सकता है। आज तक किसी जाति में कोई ऐसा बादशाह नहीं हुआ जिसने किसी जाति पर केवल सदुद्देश, मानव हित या परोपकार की भावना से राज्य किया हो, बल्कि हमें तो इसके मानने में भी हिचक है कि ये नेक नियति स्वार्थ को दबाए हुए थी। स्वार्थ शासन के मूल में ही बैठा हुआ है। ये भी ध्यान रहे कि रणजीत सिंह के वचन, व्यवहार और राजनीति को आज की नैतिक कसौटी पर कसना न्याय नहीं है। रणजीत सिंह ने लाहौरी दरबार की रंगभूमि पर जब अपना अभिनय किया था, उसको 100 साल का जमाना बीत चुका था और इन 100 वर्षों में सभ्यता, सदाचार और सामाजिक जीवन के आदर्श बहुत आगे निकल गए थे। नीति और सदाचार का मानदंड प्रत्येक युग में बदलता रहता है।
जो काम आज से 100 साल पहले जायज समझा जाता था, आज अविहित है, और संभव है कि बहुत सी बातें जिन्हें आज हम बेझिझक करते हैं 100 साल बाद लज्जाजनक समझी जाने लगें। 100 साल का जमाना तो बहुत होता है। अभी 25 साल से अधिक नहीं बीते जब होली के दिनों में हर शहर में विलासप्रिय रईसों की मंडलियों के साथ नशे में झूमते हुए गलियों की सैर करते देखना एक साधारण बात थी, पर अब ये लज्जाजनक समझा जाता है। बल्कि कोई भला आदमी आज शराब पीकर पब्लिक में निकलने की हिम्मत न करेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम रणजीत सिंह के आचरणों को जांचें परखें तो हम निश्चय ही इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि शासक के मानदंड से देखते हुए उनसे बहुत कम ऐसे कर्म हुए हैं जिन पर उन्हें लज्जित होना पड़े। पर हां, इस मानदंड की शर्त है। महाराज रणजीत सिंह बड़े ही स्थिरचित्त, परिश्रमी और परिणामदर्शी व्यक्ति थे। उनकी हिम्मत ने हारना सीखा ही न था। श्रमशीलता और कष्ट सहिष्णुता का ये हाल था कि अक्सर दिन का दिन घोड़े की पीठ पर ही बीत जाता। सूझबूझ उनकी जबरदस्त थी। पुस्तकी विद्या से बिल्कुल कोरे थे, पर विद्वानों के साथ वार्तालाप और पर्यवेक्षण के द्वारा अपनी जानकारी इतनी बढ़ा ली थी कि यूरोपीय यात्रियों को उनकी बहुश्रुतता पर आश्चर्य होता था। साहस तो उनका स्वभाव ही था। साहसिक कार्यों के, खासकर साहस भरी यात्राओं के वृत्तांत बड़ी रुचि से सुनते थे। यूरोप की नई खोजों और आविष्कारों का पता रखने को उत्सुक रहते थे। उनका पहनावा बहुत सादा और बनावट से खाली होता था, और यद्यपि देखने में सुंदर न थे, बल्कि ये कहना अधिक सत्य होगा कि कुरूप थे, और डील डॉल के विचार से भी कुछ अधिक भाग्यशील न थे। पर उनके गुणों ने इन बाह्य दोषों को छिपा लिया था। चेहरे पर चेचक के भद्दे दाग थे और एक आंख भी उसकी नजर हो चुकी थी। फिर भी मुखमंडल पर एक तेज बरसा करता था। फकीर अजीजुद्दीन लाहौर दरबार में परराष्ट्र सचिव के पद पर नियुक्त थे। एक बार दूत रूप से लॉर्ड बैटिंग के पास गए थे। बातचीत के सिलसिले में लॉर्ड बैटिंग पूछ बैठे कि महाराज की कौन सी आंख जाती रही है। अजीजुद्दीन ने इस जवाब में कहा, जनाब, मेरे प्रतापी स्वामी के चेहरे पर वो तेज है कि हम में से किसी को इतना साहस ही न हुआ कि उनकी ओर आंख उठा सकें। उत्तर यद्यपि अतिरंजना से रहित न था, फिर भी उससे रणजीत सिंह की उस रोब का पता चलता है जो दरबार वालों के दिलों पर छाया हुआ था। रणजीत सिंह जन्म सिद्ध शासक थे। उनमें कोई ऐसा गुण, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा आकर्षण था जो बड़े बड़े हेकड़ों और अहमन्यों को भी उनकी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर देता था। आदमियों को परखने की उनमें जबरदस्त योग्यता थी, और उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण उनका यही गुण था। कौन आदमी किस काम को औरों से अच्छी तरह कर सकता है, इसका निर्णय करना आसान बात नहीं है। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब बड़े बड़े बादशाह थे, पर उनके राजत्व में आए दिन बगावतें और साजिशें होती रहती थीं, और सूबेदारों को दबाने के लिए अक्सर दिल्ली से फौजें रवाना करनी पड़ती थीं। रणजीत सिंह के राज्यकाल में ऐसी घटनाएं क्वचित ही होती थीं। उस उथल पुथल के जमाने में भी उनके कर्मचारी कितनी सच्चाई से काम करते थे, ये देखकर आश्चर्य होता है। महाराज धर्मगत निष्पक्षता के सजीव उदाहरण थे। खासकर राजकर्मचारियों के चुनाव में इस राग द्वेष को जरा भी दखल न देने देते थे। वो नीति में अकबर से भी बढ़े हुए थे। सिखों को मुसलमानों से कोई लाभ न पहुंचा था, बल्कि उल्टा उन्होंने सिखों का अस्तित्व मिटा देने में कोई यत्न नहीं उठा रखा था। पर रणजीत सिंह इस संकीर्णता से सर्वथा मुक्त थे। उनके दरबार में कई प्रमुख पदों पर मुसलमान नियुक्त थे। फकीर, अजीजुद्दीन, नूरुद्दीन, इमामुद्दीन सब के सब ऊंचे पदों पर थे। ब्राह्मण, खत्री, राजपूत हर एक जाति से उन्होंने राज्य प्रबंध में सहायता ली। जहां भी उन्हें गुण दिखाई दिया उसकी कद्र की। राजा दीनानाथ, दीवान मोहकम चंद, रामपाल मिश्र, दीवान सावल मल लाहौर दरबार के स्तंभों में थे और बड़े बड़े महत्व के कार्यों पर नियुक्त थे। रणजीत सिंह की सूक्ष्म दृष्टि ने ताड़ लिया था कि अगर न्याय और क्षेम कुशल की नीति से राज्य करना है तो उन जातियों की सहायता के बिना काम नहीं चलेगा जो बहुत दिनों से राज्य कार्य में भाग लेती आई हैं। सिखों ने इस समय तक युद्ध क्षेत्र के सिवा शासन प्रबंध में अपनी योग्यता का परिचय नहीं दिया था। अतः सैनिक पद अधिकतर सिखों के हाथ में थे। दीवानी और माल के पद मुसलमानों, ब्राह्मणों, खत्रियों और कायस्थों के हाथ में थे। पर
फौजी चढ़ाइयों में सेनापति अक्सर उपयुक्त अधिकारी ही बनाए जाते थे। उस समय से अब तक इस निष्पक्षता को निभाना सिख राजाओं ने अपना सिद्धांत बना रखा है। खासकर नाभा, पटियाला, कपूरथला और जींद में जो सिखों की सबसे बड़ी रियासतें हैं, ये उदार विचार विशेष रूप से दिखाई देता है। हाँ, इस्लामी रियासतों में स्थिति इसकी उल्टी है। हैदराबाद को छोड़कर, जहाँ एक हिंदू सज्जन मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित है, और शायद कोई ऐसी रियासत नहीं जहाँ इस धर्मगत उदारता से काम लिया जाता हो। हिंदुओं को कट्टर और अनुदार कहना सहज है, पर वस्तु स्थिति इसकी उल्टी है। अभी हाल में ही महाराज जयपुर ने एक मुसलमान सज्जन को दीवान बनाया है। क्या ये हिंदुओं की संकीर्णता है? उस जमाने में अक्सर अदूरदर्शी नरीशों की ये रीत थी कि शत्रु पर विजय पाने के बाद उसे मटिया मेट कर देते या ऐसा कठोर व्यवहार करते कि उसके हृदय में प्रतिहिंसा और द्वेष की आग भड़कती रहती थी। पर रणजीत सिंह की नीति इस विषय में मनुष्यता और भद्रता की नीति थी, जो यद्यपि आज की रीत नीति के अनुसार साधारण व्यवहार है, पर उस तूफानी जमाने का ख्याल करते हुए अति असाधारण बात थी। रणजीत सिंह शत्रु पर विजय पाने के बाद उसके साथ ऐसे सौजन्य और शिष्टता का व्यवहार करते कि वो उनकी दोस्ती का दम भरने लगता। कठोरता के बदले वो उसे सौजन्य और अनुग्रह की सांकल में बांधते थे। कई बार घेरा डालने के बाद मुल्तान पर उनका कब्जा हुआ और नवाब मुजफ्फर खां अपने 5 बेटों तथा 300 स्वजनों के साथ किले के दरवाजे पर मारा गया, तो उन्होंने नवाब के 2 बाकी लड़कों को दरबार में बुला लिया और उनके वजीफे मुकर्रर कर दिए। इसी तरह मोहम्मद यार खां तिवाना और दूसरे पराजित सरदारों के साथ भी उन्होंने भलमनसी का बर्ताव कायम रखा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि शत्रु को जीतने के बाद उन्होंने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया हो, खुलेआम शिरच्छेद करा दिया हो या उस पर बुर्ज का बुखार निकाला हो। अक्सर उन्हीं पराजित शत्रुओं पर उनका अनुग्रह होता था जिन्होंने मर्दानगी से उनका मुकाबला किया हो। वो स्वयं वीर पुरुष थे और वीरता का आदर करते थे। जोध सिंह वजीराबाद का एक सिख सरदार था। किसी कारण महाराज उस पर नाराज हुए और उसे दंड देना चाहा, पर इसके लिए सेना भेजी जाए ये पसंद न करते थे। अतः उसे बहाने से दरबार में बुलाया और गिरफ्तार कराना चाहा। जोध सिंह ने तुरंत तलवार खींच ली और मरने मारने को तैयार हो गया। महाराज उसकी मर्दानगी पर इतने खुश हुए कि उसी जगह उसका प्रेमालिंगन किया और जब तक वो जिंदा रहा उसे मानते रहे। रणजीत सिंह के पहले सिख सेना अधिकतर सवारों की होती थी, पैदल तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे। इसके विरुद्ध यूरोप में पैदल सेना ही युद्ध का आधार होती थी और है। अंग्रेजी पैदल सेना अनेक बार हिंदुस्तानी घुड़सवारों के पैर उखाड़ चुकी थी। ये देखकर महाराज ने भी अपनी सेना की काया पलट कर दी। सवारों के बदले पैदल सेना का संगठन आरंभ किया और इस कार्य के लिए फ्रांस और इटली के कई अनुभवी जनरलों को नियुक्त किया, जिनमें से कई नेपोलियन बोनापार्ट के तिलस्मी युद्धों में शरीक रह चुके थे। जनरल वंचूरा उनमें सबसे अधिक कुशल था। इन सेना नायकों के शिक्षण ने सिख पैदल सेना को यूरोप की अच्छी से अच्छी सेना को ललकारने के लायक बना दिया था। पंजाब के चुने हुए जवान प्यादों में भर्ती किए जाते थे और महाराज की ये कोशिश रहती थी कि सेना का ये विभाग अधिक लोकप्रिय हो जाए। सिख पैदल सेना को परिश्रम और कष्ट सहन का इतना अभ्यास था कि महीनों तक लगातार रोज 20 मील की मंजिलें मार सकती थी। महाराज की संपूर्ण सेना करीब 1 लाख थी और जागीरदारों की मिलाकर 1.25 लाख। रणजीत सिंह के राज्य में पंजाब खास सतलज और सिंध के बीच का प्रदेश, काश्मीर, मुल्तान, डेराजान, पेशावर और सरहदी जिले शामिल थे। यद्यपि राज्य अधिक विस्तृत न था, पर उसमें हिंदुस्तान के वो हिस्से शामिल थे जो प्राकृतिक अवस्था की दृष्टि से दुर्गम है और जहां लड़ाके साहसी, किसी की अधीनता न जानने वाले और धोखेबाज लोग बसते हैं। भारत के सम्राटों के लिए ये भूभाग सदा परेशानियों और कठिनाइयों का भंडार साबित हुआ है। मुगल बादशाहों के समय अक्सर वहां फौज भेजनी पड़ती थी और ये चढ़ाइयां परिणाम की दृष्टि से तो नगण्य होती थी, पर खर्च और रक्तपात के विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण होती थीं। ये प्रदेश जाहिल और कट्टर मुसलमान जातियों से आबाद हैं, जो शिक्षा और सभ्यता से बिल्कुल कोरे हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य केवल चोरी, डाका और लूट है। और यद्यपि ये भूखंड 50 साल से अंग्रेजी राज्य की मंगलमयी छाया के नीचे है,
फिर भी अज्ञान और अंधकार के उसी गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है। ये लोग जब मौका पाते हैं सरहद के हिंदुओं को और वो ना मिले तो मुसलमानों पर ही अपनी बर्बरता चरितार्थ कर लेते हैं। रणजीत सिंह को इन जातियों से बहुत नुकसान उठाने पड़े। तजर्बेकार अफसर और चुनी हुई पलटनें अक्सर इन्हीं सरहदी झगड़ों की नज़र हो जाया करती थीं। यों तो 12 मास छेड़छाड़ होती रहती थी, पर लगान की वसूली का जमाना, दूसरे शब्दों में युद्धकाल होता था। रणजीत सिंह को अगर दक्षिण दिशा में राज्य विस्तार की सुविधा होती तो संभवतः वो इन सरहदी इलाकों की ओर ध्यान न देते, पर दक्षिण में तो ब्रिटिश सरकार ने उनके बढ़ने की हद बांध दी थी और पटियाला, नाभा, झींद आदि सिख राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया था। विद्या और ललित कला की उन्नति की दृष्टि से रणजीत सिंह का शासनकाल उल्लेखनीय नहीं। उनकी जिंदगी राज्य को सुदृढ़ बनाने की कोशिशों में ही समाप्त हो गई। स्थापत्य कला की वो स्मरणीय कृतियां जो अब तक मुगल राज्य की याद दिला रही हैं, उत्पन्न न हो सकी, क्योंकि ये पौधे शांति के उद्यान में ही उगते और फलते फूलते हैं। रणजीत सिंह का वैयक्तिक जीवन सुंदर और स्पृहणीय नहीं कहा जा सकता। उन दुर्बलताओं में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा पाया था जो उस जमाने में शरीफों और रईसों के लिए बड़प्पन की सामग्री समझी जाती थी और जिनसे ये वर्ग आज भी विमुक्त नहीं है। उनके 9 विवाहित रानियां थीं और 9 रखेलियां थीं। लौंडियों की संख्या तो सैकड़ों तक पहुंचती थी। विवाहिता रानियां प्रायः प्रभावशाली सिख घरानों की बेटियां थीं, जिन्हें उनके बाप भाइयों ने अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए रनिवास में पहुंचा दिया था। इस कारण वहां अक्सर साजिशें होती रहती थीं। मद्यपान भी उस समय सिख रईसों का एक सामान्य व्यसन था और महाराज तो गजब के पीने वाले थे। उनकी शराब बहुत ही तेज होती थी। इस अति मद्यपान के कारण ही वे कई बार लकवे के शिकार हुए और अंतिम आक्रमण सांघातिक सिद्ध हुआ। ये हमला 1830 ईस्वी के जाड़े में हुआ और साल भर बाद जान लेकर ही गया। पर इस सांघातिक व्याधि से पीड़ित रहते हुए भी महाराज राज्य के आवश्यक कार्य करते रहे। उस सिंह का, जिसकी गर्जना से पंजाब और अफगानिस्तान कांप उठते थे, सुखपाल में सवार होकर फौज की कवायद देखने के लिए जाना बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। हजारों आदमी उनके दर्शन के लिए सड़कों की दोनों ओर खड़े हो जाते और उन्हें इस दशा में देखकर करुणा और नैराश्य के आंसू बहाते थे। अंत को मौत का परवाना आ पहुंचा और महाराज ने राजकुमार खड्ग सिंह को बुलाकर अपना उत्तराधिकारी तथा राजा ध्यान सिंह को प्रधानमंत्री नियत किया। 25 लाख रुपया गरीब मोहताजों में बांटा गया और संध्या समय जब रानिवास में दीपक जलाए जा रहे थे, महाराज के जीवन दीप का निर्वाण हो गया। ध्यान सिंह को प्रधानमंत्री बनाना महाराज की अंतिम और महा अनर्थकारी भूल थी। शायद उस समय अन्य शारीरिक मानसिक शक्तियों के सदृश उनकी विवेक शक्ति भी दुर्बल हो गई थी। महाराज की मृत्यु के बाद 6 साल तक उथल पुथल और अराजकता का काल था। खड्ग सिंह और उनका पुत्र नौनिहाल सिंह दोनों कत्ल कर दिए गए। फिर शेर सिंह गद्दी पर बैठा, उसकी भी वही गति हुई और सिख सिंहासन का अंतिम अधिकारी अंग्रेज सरकार का वृत्ति भोगी बन गया। इस प्रकार वो सुविशाल प्रासाद जो रणजीत सिंह ने निर्माण किया था, 2 ही वर्षों में धराशायी हो गया। अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से रणजीत सिंह की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।